हेलो दोस्तों। तो चलिए फिर से सुनते हैं कहानी का अगला भाग, पार्ट 16, द गर्ल इन रूम 105। चलिए सुनते हैं कहानी। चाय पीते हुए मैंने मिसेस सक्सेना को इस केस के बारे में तमाम जानकारियां दी। बस सक्सेना ने जारा के साथ क्या करने की कोशिश की थी, इस डिटेल को भी छोड़ दिया। और इसीलिए हम यहाँ आए हैं। हम हर उस शख्स से बात करना चाहते हैं जो जारा को जानता था। जब तक हम वास्तविक अपराधी का पता नहीं लगा लेते, पुलिस उस बेगुनाह वॉचमैन को नहीं जाने देगी। लेकिन तुम मुझसे क्यों बात करना चाहते हो? मिसेस सक्सेना ने आश्चर्य से कहा। मैं तो एक दो बार के अलावा उससे कभी मिली नहीं, और वो भी जब मैं प्रोफेसर सक्सेना के ऑफिस में थी। वो मुझे एक अच्छी लड़की लगती थी। क्या प्रोफेसर सक्सेना अपने स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडली हैं? सौरभ ने कहा। इस सवाल से मिसेस सक्सेना चौंक गई। ज्यादा तो नहीं, वो अपने काम में ही इतने खोए रहते हैं। वैसे भी वो फ्रेंडली पर्सन नहीं है। मुझसे पूछो तो उनका मुंह हमेशा फूला ही रहता है, मिसेस सक्सेना ने कहा। क्या वो कभी अपने पीएचडी स्टूडेंट से मिलने उनके हॉस्टल में जाते हैं? कभी नहीं। वो डीन और उनके गाइड हैं, वो क्यों जाएंगे? मिसेस सक्सेना ने मेरे सवाल से थोड़ा आहत होते हुए कहा। मिसेस सक्सेना, सर पिछले 3 महीने में जारा से मिलने 8 बार उसके हॉस्टल गए थे, सौरभ ने कहा। क्या? ये हॉस्टल रजिस्टर में दर्ज है, मैंने कहा। मुझे आपको यह बताते हुए अफसोस हो रहा है मिसेस सक्सेना, लेकिन मेरा मानना है कि सर को जारा में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट था। एक्स्ट्रा? उन्होंने कंफ्यूज्ड स्वर में कहा। 40 साल की उम्र में केवल 4 दीवारी तक सिमट कर रह जाने वाली मिसेस सक्सेना के लिए किसी कंट्रोवर्सी या स्कैंडल की परिभाषा ज्यादा से ज्यादा यही हो सकती थी कि उनकी मेड सर्वेंट लगातार 2 दिन काम करने ना आए। वो जारा के साथ रिलेशनशिप चाहते थे, मैंने शांत स्वर में कहा। उन्होंने उसके सामने कई बार इसका प्रस्ताव रखा था। क्या? मिसेस सक्सेना का दम फूल गया। किचन में प्रेशर कुकर की सीटी बजने से हमारा ध्यान भटका। काली दाल पक रही है, सौरभ ने सूंघते हुए कहा। मैंने उसे घूर कर देखा। मिसेस सक्सेना बिफर पड़ी। तुम लोगों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मेरे पति, जो कि अपनी फील्ड में दुनिया के बेहतरीन रिसर्चर्स में से एक हैं। कुकर की सीटी फिर बज उठी। सौरभ सोफे से उठकर खड़ा हो गया। मैं जाकर गैस बंद कराता हूँ, मिसेस सक्सेना, उसने कहा। काली दाल के लिए 2 सीटी बहुत है। उन्होंने चुपचाप सिर हिला दिया। मिसेस सक्सेना, मुझे आपको यह बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है, मैंने धीमे से कहा। ये 100% नॉनसेंस है, 101%। क्या इसका कोई सबूत है? उन्होंने कहा। अगर न्यूज से ही आप अनकंफर्टेबल हो गई हैं तो प्रूफ से क्या होगा? क्या प्रूफ है? मैंने अपना फोन उनकी तरफ बढ़ा दिया। उन्होंने तुरंत ईमेल पढ़ लिया और मेरा फोन लौटा दिया। सौरभ किचन से लौटा। हम सभी असहज स्थिति में कुछ देर बैठे रहे। मैं यहाँ पर आपका घर बर्बाद करने नहीं आया हूं, मैंने कहा। अब तो बहुत देर हो चुकी है, उन्होंने कहा और फोन उठाकर अपने पतिदेव को फोन लगाया। घर आइए तो, मिसेस सक्सेना ने कहा, और फिर उधर से जवाब मिलने पर उन्होंने कहा, नहीं, तुरंत आइए। मैंने कहा, अभी के अभी घर आइए। मुझे आपकी सीनेट मीटिंग की कोई परवाह नहीं है। तुम अभी के अभी घर आ रहे हो, विनीत। फिर वे मेरी तरफ मुड़ी। क्या चाहते हो तुम? सच को जानने में आपकी मदद। क्या सच? तुम्हारे पास प्रूफ है? तुम पहले ही मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुके हो। मैं उनसे कहना चाहता था कि बर्बाद करने वाला सक्सेना है, मैं नहीं।
लेकिन मैंने केवल काम की बात ही करने का तय किया। यह भी हो सकता है कि आपके हस्बैंड ने ही सारा लोन को मारा हो। क्या विनीत, तुम लोगों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मेरे हस्बैंड अफेयर करना चाह रहे थे, मेरे हस्बैंड ने मर्डर किया है। प्लीज शांत हो जाइए मिसेस सक्सेना, सौरभ ने कहा, और केशव को ध्यान से सुनिए। मैम, उनका एक साफ मकसद था। पीएचडी की डिग्री हासिल करने के बाद जारा उन्हें एक्सपोज कर सकती थी। उनके पास मौका था। वे कैंपस में ही रहते थे। वे अपने घर से रात को पैदल चलकर भी हिमाद्री तक पहुंच सकते थे। वे जारा के रूम की खिड़की से उसके कमरे में घुसकर उसे मारकर चुपचाप लौट कर आ सकते थे। इससे पहले कि किसी को कुछ पता चलता, वे घर आकर चुपचाप सो सकते थे। आप लोग विनीत के बारे में बात कर रहे हैं। वो आईआईटी और स्टैनफोर्ड से पढ़े हैं। आपको लगता है वो ऐसा कर सकते हैं? क्या आपको कभी लग सकता था कि आपके हस्बैंड एक पीएचडी स्टूडेंट्स को सेक्सुअली हैरेस करने की कोशिश कर सकते हैं? सौरभ ने कहा। इस बार मिसेस सक्सेना चुप हो गई। मैम, हो सकता है आपके लिए बहुत ज्यादा हो, लेकिन हमें सच को जानना ही होगा। क्या क्या आपके हस्बैंड उस रात को घर से बाहर निकले थे? इससे पहले कि वे जवाब दे पाती, डोरबेल बजी। मिसेस सक्सेना उठी और दरवाजा खोला। प्रोफेसर सक्सेना लगभग स्लो मोशन में अंदर घुसे। व्हाट द... मुझे और सौरभ को अपने घर में देखकर वे चिल्लाए, व्हाट द हेल आर यू डूइंग हियर? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? मिसेस सक्सेना प्रोफेसर सक्सेना के पास गईं और इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, उन्हें एक तमाचा रसीद कर दिया। पम्मी, प्रोफेसर सक्सेना ने अपने गाल पर हाथ रखते हुए कहा। मिसेस सक्सेना ने इसके जवाब में उन्हें और 2 और थप्पड़ जड़ दिए। एक पंजाबी औरत के गुस्से से बढ़कर कोई कयामत नहीं हो सकती है। पम्मी, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, प्रोफेसर सक्सेना ने लगभग रोते हुए कहा। मैं जानती हूं कि वे झूठ नहीं बोल रहे हैं, मिसेस सक्सेना ने कहा। सौरभ और मैं जाने के लिए उठ खड़े हुए। हमारे कुछ और सवाल थे मिसेस सक्सेना, लेकिन हम उनके लिए बाद में आ जाएंगे, मैंने विनम्रता से कहा। नहीं, रुको, मिसेस सक्सेना ने कहा। मुझसे यहीं और अभी पूछो, विनीत के सामने। हम फिर बैठ गए। प्रोफेसर सक्सेना गाल पर हाथ लिए खड़े रहे। मिसेस सक्सेना, 8 फरवरी की रात को आपके हस्बैंड कहां पर थे? मेरे जैसे स्टूपिड वाइफ को भला क्या पता? जब मैं सो रही होंगी तो ये चले गए होंगे। नहीं पम्मी, मैं कहीं नहीं गया था। मैंने तुम्हारे लिए कैलिफोर्निया में अपना करियर छोड़ दिया। विनीत, मैं सीनियर कंसल्टेंट थी, लेकिन तुम्हारी देशभक्ति और रिसर्च ऑब्सेशन के लिए सब छोड़कर चली आई, और तुमने मेरे साथ ये किया? पम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि इस लड़की ने तुम्हें कुछ करने नहीं दिया, मिसेस सक्सेना ने अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। प्रोफेसर सक्सेना एक कदम पीछे हट गए। प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, यू ब्लडी क्रीप। वह मेरी तरफ मुड़ी। मुझे क्या करना होगा? क्या मैं एक डॉक्यूमेंट साइन करके तुम लोगों को दूं कि उस रात को मेरे हस्बैंड घर में नहीं थे? नहीं, प्रोफेसर सक्सेना चिल्लाए और अपनी पत्नी के पैरों में गिर पड़े। इससे काम हो जाएगा ना? इतने सबूतों के बाद तो इनको जीवन भर जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। मैंने कंधे उचका दिए। आप हमें जो भी देंगी हम पुलिस को सबमिट कर देंगे, मैंने कहा। प्रोफेसर सक्सेना घुटनों के बल झुके रहे। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। हाँ, मैं उसे लाइक करता था, वो खूबसूरत और स्मार्ट थी। मैं कमजोर पड़ गया था, लेकिन हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था, और मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने उसको नहीं मारा, मिसेस सक्सेना ने कहा। नहीं, मेरी कसम तो खाओ ही मत, गंदे आदमी। बॉयज, पुलिस के पास जाओ, मिसेस सक्सेना ने गुस्से में कहा। क्या किसी ने मुझे उस रात हॉस्टल जाते देखा, या किसी ने मुझे उस रात अपने घर से निकलते देखा?
मैं कह दूंगी मैंने देखा, मिसेस सक्सेना ने कहा। मैम अभी आप गुस्से में हैं, लेकिन हम सच जानना चाहते हैं, मैंने कहा। क्या आप थोड़ा ठंडे दिमाग से इस पर सोच सकती हैं और हमें बता सकती हैं? मिसेस सक्सेना ने बीच में ही मुझे रोक दिया। मैं ऐसे मौके पर ठंडा दिमाग कैसे रख सकती हूँ? मैंने इस मूर्ख आदमी के लिए $2 लाख सालाना का जॉब छोड़ दिया। इसके नकली उसूलों के लिए मैं जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। श्योर। और मैम एक बात और, सौरभ ने जाते जाते कहा। क्या? प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल दीजिएगा, नहीं तो काली दाल गल जाएगी। डीन सक्सेना, राणा ने हौज खास स्टारबक्स पर अपनी 100% फ्री लाते कॉफी पीते हुए कहा। मैं और सौरभ उनके सामने बैठे थे। उन्होंने अपना कप नीचे रखा और लगभग रावण की तरह ठहाका लगाया। हाँ, मैंने कहा, और आपको मानना होगा कि इस बारे में काफी सबूत है। हाँ, राणा ने हंसना जारी रखते हुए कहा। तो आप हंस क्यों रहे हैं सर? सौरभ ने कहा। वो अभी तक राणा से बात करते हुए थोड़ा डरता था। मैं तुम लोगों पर नहीं हंस रहा हूं, लेकिन ये सिचुएशन ही इतनी फनी है। वो साला इतना ईमानदार बना फिरता था, मुझे अपने कैंपस में नहीं घुसने दिया। अब पता चल रहा है कि वो एक ठरकी प्रोफेसर था, राणा ने कहा और फिर हंस दिए। मैं अपना दूध का कप लिए बैठा था और राणा की हंसी बंद होने का इंतजार कर रहा था। वॉचमैन से आईआईटी के डीन तक, वाओ, इस मामले की तो औकात ही बढ़ गई। मीडिया को इसमें बहुत मजा आएगा। तो क्या अब हम उसे गिरफ्तार कर सकते हैं? ये इतना आसान नहीं है। हमें उसकी वाइफ का बयान चाहिए कि वो उस रात घर में नहीं था। नहीं तो आई एम नॉट श्योर। नॉट श्योर? हाँ, ये मामला मीडिया स्टोरी तो है, लेकिन डीन को पकड़ने के लिए वॉचमैन को छोड़ देना। यदि मैं गलती नहीं कर रहा तो इसके लिए दिल्ली पुलिस की ऐसी की तैसी कर दी जाएगी। तो क्या आप उसको अरेस्ट नहीं करेंगे? उसकी वाइफ का बयान लेकर आओ, राणा ने कहा और अपनी घड़ी देखी। मुझे हेयर कट कराने जाना है। हमने इंस्पेक्टर राणा को अपनी जिप्सी की ओर जाते देखा। और जारा के ईमेल के बारे में क्या? इससे केवल इतना ही साबित होता है कि प्रोफेसर परवर्ट था, लेकिन उस पर मर्डर का केस कायम नहीं किया जा सकता। मैंने सिर हिला दिया। इंस्पेक्टर ने मेरी पीठ थपथपाई। नॉट बैड, वैसे गुड वर्क। मैगी, फिर से? मेड ने गोभी, आलू और चपाती बनाई है ना? मैं मेड के खाने से बोर हो गया हूं, मैंने कहा। हम अपने अपार्टमेंट के छोटे से किचन में खड़े थे। मैं कढ़ाई में मटर, गाजर और शिमला मिर्च को तेल में भून रहा था। मैंने इन सब्जियों में गर्मा गरम मसाला मिला दिया था और उन्हें पकाने लगा था। दूसरे बर्नर पर 3 पैकेट मैगी नूडल्स उबल रहे थे। सौरभ ने उसमें 2 पैकेट नूडल और डाल दिए। मैंने 2 बाउल्स में अपने इम्प्रोवाइज्ड और वैल्यू एडेड नूडल्स परोस दिए। हम डाइनिंग टेबल पर गए और अपना यह 1 डिश डिनर खाने लगे। तो मिसेस सक्सेना ने मना कर दिया, सौरभ ने एक लंबे से नूडल को सुड़कते हुए कहा। हाँ, उन्होंने वो सब बातें गुस्से में कही थी। बाद में उन्होंने सोचा होगा कि उनका हस्बैंड एक घटिया आदमी हो सकता है, लेकिन उसको मर्डर केस में जेल भेजने से क्या फायदा? तो उनका कोई बयान नहीं मिलेगा? हाँ, मैंने कहा और अपना बाउल भर लिया। सबूत जुटाने के लिए हमें और मेहनत करनी होगी। बाय द वे, नूडल्स बहुत कमाल के बने हैं, सौरभ ने कहा। शुक्रिया, मैंने कहा। तो क्या तुम्हें लगता है क्या सक्सेना यह कर सकता है? यदि जारा उसकी जिंदगी तबाह करने में सक्षम थी तो हाँ, सौरभ ने कहा। वो हॉस्टल एंट्रेंस के सीसीटीवी फुटेज में नहीं दिखाई दिया है। इसके अलावा जारा के रूम में जाने का एक ही रास्ता था, आम के पेड़ पर चढ़कर। सौरभ ने कहा, और चूंकि खिड़की खुली थी, इसका यही मतलब है कि जारा ने उसे खोल रखा था। हाँ, हो सकता है उसने सोचा होगा कि यह इडियट परवर्ट मुझे विश करने पेड़ पर चढ़कर आ गया है। ठीक है, कुछ और हफ्ते से झेल लूं, फिर मैं फ्री हो जाऊंगी। यही सोचकर उसने खिड़की खोल दी होगी। फिर? सौरभ ने कहा। फिर वो अंदर आया होगा, उसे मारा होगा, घर जाकर सो गया होगा, अपनी मम्मी से चिपक गया होगा, कहानी खत्म। शक की गुंजाइश ही नहीं।
सौरभ ने कुछ देर सोचा और फिर सिर हिला दिया। क्या? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, सौरभ ने कहा। क्या पॉसिबल नहीं है? लिम्प, सक्सेना लंगड़ा कर चलता है, सौरभ ने कहा। क्या? तुमने देखा वो घर में भी कितना धीरे चल रहा था, वो चलने में थोड़ा लंगड़ाता है। उसे हाल के दिनों में कोई चोट लगी है क्या? पता नहीं, अपना लैपटॉप खोलो, सौरभ ने कहा। हमने प्रोफेसर सक्सेना के यूट्यूब वीडियोस देखे। उनमें से अधिकतर तो इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंसों की महा बोरिंग टॉक्स थी, जिनका इस्तेमाल नींद न आने पर किया जा सकता था। लेकिन कुछ महीनों पुराने एक वीडियो में हम उसे चलकर स्टेज पर आते देख सकते थे। तो ये केवल उस दिन की बात नहीं थी, वह सच में ही लंगड़ा कर चलता है, मैंने कहा। सौरभ चुपचाप उसके कुछ और वीडियोस देखता रहा। वो आम के उस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता है, मैंने कुछ मिनटों के बाद कहा। हाँ, वो मेरे लिए ही इतना मुश्किल था, और अगर तुम्हारी एक टांग ठीक से काम नहीं कर रही तब तो नामुमकिन है। सक्सेना ने ये नहीं किया है, मैंने कहा और लैपटॉप बंद कर दिया। मुझे राणा को बता देना चाहिए। मैं राणा को कॉल करने के लिए थोड़ा दूर गया। सौरभ कॉल खत्म होने तक मेरा इंतजार करता रहा और फोन रखने के बाद डाइनिंग टेबल पर चला आया। क्या कहा उसने? यही कि हम लोग चूतिए हैं। अगर उसने डीन को अरेस्ट कर लिया होता तब तो उसका बैंड ही बज चुका होता। सही बात है, इसके अलावा कुछ? बस इतना ही, और साथ में कुछ प्यारी प्यारी दिल्ली वाली गालियां, मैंने कहा। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सबको कहानी पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन, जिससे आपको आगे के सभी पार्ट के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सुनते रहिए कहानी, बने रहिए हमारे साथ। स्टोरी टाइम विद आरती। थैंक यू सो मच।